Hello everyone, welcome to JK Study for Civil Services and welcome to our lecture series for your JK SSB Class 4 posts. मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपने जो नोटिफिकेशन देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम्स लगभग एंडिंग फेब में होंगे। तो अभी तो ये टेंटेटिव आया है लेकिन इसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता ही है, वो तो हमें पता ही है। लेकिन अब क्या करोगे आप, अगर किसी ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर ले, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें मोर देन 4 लाख कैंडिडेट्स हैं, 4.5 लाख के करीब। तो इसमें कंपटीशन भी उसी हिसाब का होगा। लेकिन ये है कि 4.5 लाख ने अगर भरा हुआ है तो उसमें से 50,000 से भी कम कैंडिडेट्स वो होंगे जो अच्छे से इसमें पढ़ेंगे सीरियस होके। तो उन्हीं का आपस में कंपटीशन होता है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो सब इसमें मतलब उस हिसाब से हिस्सा नहीं लेता है कि जैसे जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो जैसे मेहनत करते हैं। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है वो नंबर देख के डरना नहीं कि 4.5 लाख कैंडिडेट्स है, हम क्या करेंगे, यहाँ से वैकेंसीज 8,000 के करीब है। तो इसमें यही है कि कंपटीशन उतना ही होता है, चाहे 4.5 लाख भरे, चाहे 8 लाख भरे या चाहे 1 लाख भरे। तो मैंने कहा पढ़ने वाले मुझे लगता है 50,000 से भी बहुत कम होंगे जो इसमें अभी सीरियस होके पढ़ेंगे। तो अभी जो ये सीरीज़ चल रही है इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन आपका करा देंगे। तो रीजनिंग क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। तो उन बातों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। पहला ये कि आपको इस सीरीज़ में मैं ज़ीरो से हीरो बना दूंगा। तो वो हमारा वादा है आपके साथ। तो अब कहोगे आप सर आप तो हमें ताने दे रहे हो कि हम थोड़ी ज़ीरो है। तो ज़ीरो आप बिल्कुल भी नहीं हो, आप सब तो हीरो हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो वो प्लीज़ स्टार्ट करे अब, क्योंकि अब आपका डेट शीट जो है वो लगभग आ ही गया है, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें। तो अभी स्टार्ट करो, टाइम है आपके पास। तो जितना भी आपका सिलेबस है वो इजीली आपका कवर हो जाएगा, बहुत मज़े से पढ़ो। और ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये आपको बहुत मज़े से पढ़ना है, मज़े ले ले के पढ़ना है आपको। जितना इसमें आप एंजॉय करोगे, पढ़ के एंजॉय करोगे, स्ट्रेस नहीं लेना है, तो उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, उतना ही आपके क्वेश्चंस जो है दिमाग में सेट हो जाएंगे और उतना ही अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो आप पहले एक स्माइल करोगे और उसके साथ स्टार्ट करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है आपको और कैसे हमें करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग वाला पोर्शन। पहले ये जो आप सामने देख रहे हो बंदा, कुछ लोग बोलेंगे ये हो क्या रहा है, इसके दिमाग में ये कौन सी मशीनरी चल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। जिन्होंने, क्योंकि आप लोग तो सारे 10+2 वाले ही हो, तो आप लोगों ने अभी तक ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए नहीं होंगे। तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग आता है। ठीक है। तो रीजनिंग क्या होता है, इसमें एग्जामिनर देखता है कि आपके जो दिमाग में ये पहिए है क्या ये दौड़ते भी है, या आपने बस ऐसे ही दिमाग को बिठा के रखा हुआ है अंदर और कुछ करते नहीं हो। तो ये पहिए होते क्या है, ये होती है आपके दिमाग की सोचने समझने की कैपेसिटी। क्योंकि उसको तो आपसे कुछ चाहिए, आगे आपको जॉब मिल रही है तो आपको काम करना पड़ेगा आगे। तो वो देखता है क्या ये बंदा काम के लायक है। तो वो इसमें आपकी क्षमता देखता है सोचने की। तो वो देखता है ये आपके जो पहिए हैं अंदर क्या ये चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो आपके पास नॉलेज होता है। नॉलेज तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, अभी आप तो जीनियस बंदे हो सब लोग। दूसरी चीज़ होती है आपकी क्या, रीजनिंग की कैपेसिटी। ठीक है। उसे यहाँ एबिलिटी या कैपेसिटी कहो। तो ये दो चीज़ें वो यहाँ पे देखता है। आपकी कैसे देखता है, वो जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछता है वो इन ही दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किसी में वो आपकी नॉलेज चेक करता है। सपोज वो कहेगा आपको कि बताओ इंडिया की कैपिटल क्या है, बताओ पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, बताओ यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है। तो ऐसे इस हिसाब से वो आपकी नॉलेज देखता है। तो जिसको नॉलेज होगी वो इजीली जवाब देगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो फंस जाएगा वहाँ पे। तो ये था एक चीज़। दूसरी चीज़ वो आपकी एबिलिटी देखता है। कोई बंदा ऐसा होता है कि उसके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी वो एबिलिटी नहीं होती है, वो यहाँ पे अंदर बंद होती है उसकी नॉलेज, तो ये पहिए घूमते नहीं है। तो वो बंद के बंद ही रह जाती है। सपोज वो आपको बताएगा कि बताओ मुझे रिवर क्रॉस करना है, यहाँ पे मेरे पास जैसा जैसा वो बचपन में हम प्रॉब्लम देखते थे, मेरे पास तीन अभी चीज़ें हैं, बताओ मैं पहले किसको लूँ, मेरे पास एक नाव है इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो जैसे वो बचपन में हमें बोलते थे घर वाले कि ऐसे प्रॉब्लम है, नाव है, फिर क्रॉस कराना है रिवर, बताओ कितने लोग बैठेंगे, पहले कौन जाएगा। तो वो उस चीज़ के लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए होती है, उसके लिए आपको रीजनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ें वो आपकी रीजनिंग में से डिटेक्ट करता है, इस बेस वो आपके क्वेश्चंस पूछता है। तो पहले देखते हैं हम क्या क्या सिलेबस है आपके इस पोर्शन में। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है, स्टार्ट करने से पहले आप जितना मज़े से ये वाला पोर्शन पढ़ोगे उतना आपको अच्छा लगेगा और उतना आपको इसमें से नॉलेज भी हासिल होगी। और ये वाला पोर्शन जो है ये आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम में काम नहीं आएगा, आप जितने भी आगे एग्जाम दोगे लाइफ में, हर एक एग्जाम में ये रीजनिंग वाला पोर्शन आता है आपका। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और उसका मीनिंग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस पहले ओवरव्यू से। देखो ये जो रीजनिंग है, पहला टॉपिक इसमें है एनालॉगीज। एनालॉगीज क्या होता है? एनालॉगीज का मतलब होता है कंपैरिजन। पहली बात ये बताऊं कि किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले आप हमेशा पहले क्या करते हो, सिलेबस को देखा करो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा, एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास, रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है। पहले ज़माने में तो रिसोर्सेज ही नहीं होते थे, लोग चाहते थे कि हम पढ़े, ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते थे। अभी आपके पास हर एक रिसोर्स है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपको यही मसला होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो ज़रूरी होता है, इसीलिए आप सिलेबस को देखते हो। तो एनालॉगीज हम पहले देखते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करते हैं हम? कंपैरिजन मतलब दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ज़िंदगी एक खेल है, तो ज़िंदगी क्या है? एक खेल है। तो मैंने कंपेयर किया दो चीज़ों को, मैंने ज़िंदगी को कंपेयर किया, लाइफ को कंपेयर किया, किसके साथ? खेल के साथ। ठीक है। जैसे वो एक मूवी थी, शायद थ्री इडियट्स थी वो, जिसमें वो बोलता था लाइफ इज अ रेस। ठीक है, लाइफ एक रेस है, तो वो जिंदगी को रेस के साथ कंपेयर कर रहा था। जो तेज भागेगा वही आगे जीतेगा, और अगर तुम तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। तो ये होती है एनालॉगीज, जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ताकि उनका मीनिंग हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो हो गया हमारा एनालॉगीज। उसके बाद क्या है हमारा? रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। अब ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, बहुत खुश हो रहे हैं ना, रिलेशनशिप भी हमें शायद पढ़ना है इसमें, शायद हमारे इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि रिलेशनशिप कैसे बनाओ। तो ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये उसी टाइप का रिलेशनशिप है जब वो लीगल हो। तो क्या मतलब है उसका? जितने भी दुनिया में लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं, बाप बेटे का रिलेशनशिप होता है, माँ बाप का रिलेशनशिप होता है, आपके अंकल्स एंड आंट्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके कजन्स होते हैं, तो वो सारे रिलेशनशिप्स इसमें आते हैं। तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, उसके बीच में वो क्वेश्चंस देता है। वो कभी बताता है, बताओ माँ के भाई का नाम, आपके माँ के भाई आपके क्या लगते हैं, तो आप कहोगे वो तो हमारे मामा लगते हैं। तो ऐसे आपके रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो वो वाले रिलेशनशिप्स जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो इलीगल होते हैं, और यहाँ पे हमें सिर्फ लीगल रिलेशनशिप्स के बारे में आता है। उसके बाद उसके बाद हमारे सिलेबस में है फिगर ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या होता है? जो बेचारा कहीं पे एडजस्ट नहीं होगा उसको बाहर करना है। सपोज मैं बोलूँगा चूहा है, बिल्ली है, गधा है और टेबल है। तो आप में से एक महान व्यक्ति आएगा, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा। मैं बोलूँगा बताओ इसमें से ऑड वन आउट कौन है? वो बोलेगा इसमें चूहा आएगा। मैं बोलूँगा सर क्यों चूहा आएगा? बोलेगा सर चूहे की दो लेग्स होती है, बाकी बिल्ली की चार होती है, गधे की भी चार होती है और टेबल की भी चार होती है। मैं बोलूँगा वाह भाई वाह, आपका एग्जाम तो हो गया क्लियर। लेकिन ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इसमें क्या सोचना है? देखो चूहा भी एक जानवर है, बिल्ली भी एक जानवर है, गधा भी एक जानवर है, टेबल हमारा बेचारा जानवर नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें आपका आंसर आएगा टेबल। तो ऐसे आपके बनते हैं फिगर ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस। आपका लेवल इसमें एग्जाम में बहुत ही नीचे आएगा, क्योंकि 10+2 लेवल है, लेकिन आपका कंपटीशन है, तो आपको रीजनिंग के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है, जो आपका स्पेशली लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें आपका जीएस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री वगैरह है, सब कुछ है, करंट अफेयर्स है, तो वो आपका लेंथी पोर्शन बनेगा, उसमें साइंस भी है आपको। तो वही डिसाइड करेगा कि किसके कितने मार्क्स उसमें आएंगे। बाकी ये जो रीजनिंग है, जो भी पढ़ के जाएगा उसको 20 आउट ऑफ 20 मिलने ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? डायरेक्शन सेंस है। अगला सिलेबस का अगला हिस्सा है हमारा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस क्या है? डायरेक्शन आपको पता ही होता है, डायरेक्शन को हम कहते हैं दिशा। ठीक है।
तो ये बोलता है आपको इस डायरेक्शन सेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक बंदा है, पहले वो यहाँ 5 कदम गया, फिर यहाँ 10 कदम गया, फिर ऊपर 5 कदम, नीचे 5 कदम, वापस आया, कहीं भी गया, बताओ फिर वो लास्ट में कहाँ पहुँचा। तो ये होता है डायरेक्शन सेंस, आपको बताना होता है। आप पहले कैलकुलेट करते हो, यहाँ गया 5 कदम, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो फिर लास्ट में यहाँ पहुँचा। फिर आपको बतानी है, बताओ जहाँ से इसने स्टार्ट किया और जहाँ पे अभी है, इनके बीच में कितनी दूरी है अभी। तो वो हम आगे करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे इसमें, आपको बहुत ही अच्छे से मज़े से आपको ये पूरा जो रीजनिंग वाला पोर्शन है कराया जाएगा। उसके बाद क्या है अगला टॉपिक हमारा, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन। इसमें आपको ये कुछ फिगर्स देता है और फिर आपको आगे उसी को कंप्लीट करना होता है। सपोज मैं आपको एक ऐसा फिगर दूंगा कि ये एक गेट है, ऐसे है इसकी शेप, नीचे से ये खुला हुआ है अभी। उसके बाद दूसरी फिगर होगी, यही गेट ऐसे साइड में रखा होगा, तो अभी ये यहाँ से खुला है। उसके बाद यही गेट दिया होगा ऐसे ऊपर की तरफ। अब आपको बताना है फोर्थ प्लेस पे क्या आएगा। देखो नीचे भी आ गया, राइट साइड में भी आ गया, ऊपर से भी आ गया। तो अब आप सोच के बता सकते हो कि कहाँ से होगा। तो फिर आपको ऑप्शंस में होगा कि ये कहाँ से खुला होगा। तो फिर से होगा जैसे नीचे से दिया होगा, ऊपर से दिया होगा, गेट बंद रखा हुआ होगा, और उसके बाद होगा गेट लेफ्ट साइड में खुला होगा। तो आप देखोगे कि नीचे से तो हो गया, ऊपर से भी हो गया, राइट साइड से भी हो गया, मतलब अब लेफ्ट साइड ही बाकी है। तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो ये आपके फिगर है। तो ये आपकी, इसमें आपकी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आपकी एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद फिगर सीरीज भी हो गया। वेन डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का हिस्सा है। वेन डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये आगे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में आपको बहुत काम आने वाला है। वेन डायग्राम्स की खासियत ये है कि ये अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है ये उसको ईजी बना देता है, ठीक है। तो आपके आगे एग्जाम्स में जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोग जिनका वेन डायग्राम पे अच्छा होल्ड होता है वो सारे क्वेश्चंस उससे कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम्स होता क्या है, फिलहाल हम एक आइडिया लेते हैं इसका। हम इसमें ऐसे सर्कल्स बनाते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सपोज मैं कहूँगा कि बताओ यहाँ पे जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो उनमें से रीजनिंग का पोर्शन सिर्फ किन्होंने पढ़ा हुआ है। सपोज कुछ बच्चे होंगे, 50 बच्चे, जिन्होंने रीजनिंग का पोर्शन पढ़ा हुआ होगा, सिर्फ रीजनिंग वाला पोर्शन। और फिर मैं बताऊंगा कि बताओ दूसरा पोर्शन जो है आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन, वो कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है अभी तक। तो बोलेंगे 100 बच्चे हैं, सिर्फ 100 बच्चे जिन्होंने जीएस का पोर्शन पढ़ा हुआ होगा। फिर मैं बताऊंगा बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पोर्शंस पढ़े हुए हैं, जीएस भी पढ़ा हुआ है और रीजनिंग भी पढ़ा हुआ है। तो कहेंगे कि 20 बच्चे हैं। तो 20 हम बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये देखो ये दोनों सर्कल्स में आया, ये इस वाले सर्कल में भी आया, ये इस वाले सर्कल में भी आया, ये 20। तो ये दोनों का बनेगा। ऐसे होते हैं वेन डायग्राम्स। आप और उसके बाद आप इसका एक बार आप कॉन्सेप्ट इसका लोगे, वेन डायग्राम्स का सीख लोगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आपको वेन डायग्राम्स पे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें, वेन डायग्राम्स, क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम में आगे आता है। उसके बाद नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या है? कुछ नंबर्स दिए होंगे, एक सीरीज में होंगे, वो एक ऑर्डर में होंगे, फिर आगे एक नंबर मिसिंग होगा, वो आपको बताना है। जैसे मैं कहूँगा बताओ 1 है, 2 है, 3 है, और क्या आएगा? तो बच्चा बोलता है सर 4 आएगा, क्योंकि ये तो सीरीज में है, एक एक ऐड हो रहा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, बच्चा तो जीनियस है। उसके बाद ये होगी आपकी नंबर सीरीज। उसके बाद है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ आया होगा। हम बोलते हैं कभी कोड वर्ड बताओ इसका क्या है, ठीक है। कोड में हम कुछ रखते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम रखेंगे, हमारी चैनल का जो नाम है वो है जेके स्टडी। अब मैं इसी को एक कोड में लिखूंगा। मैं जे को बनाऊंगा के, और के को बनाऊंगा एल, एस को बनाऊंगा टी, टी को बनाऊंगा यू, यू को बनाऊंगा वी, डी को बनाऊंगा ई, वाई को बनाऊंगा जेड। तो किया क्या मैंने, कोडिंग जब भी करते हैं एक प्रिंसिपल लेता हूँ मैं, उसके हिसाब से एक रूल बनाता हूँ, उसके हिसाब से कोडिंग करता हूँ। मैंने ये जितने भी लेटर्स थी उन सब में एक ऐड किया। जे के बाद कौन सा लेटर आता है? के आता है, तो के लिखा। के बाद कौन सा आता है? एल आता है। ऐसे ही हर एक का, वाई के बाद जेड आता है, डी के बाद ई आता है। तो ये बन गया इसका कोड। तो मैं आपको पूछूंगा एग्जाम में, बताओ जेके स्टडी का कोड अगर ये है, तो बताओ सिविल का कोड क्या आएगा? तो मैं लिखूंगा सिविल। तो सिविल में भी आप यही रूल अप्लाई करोगे। आप बोलोगे एक एक तो सर ने यहाँ पे बढ़ाया है, मतलब यहाँ पे भी एक एक मुझे बढ़ाना है। तो सी का आएगा डी, आई का आएगा जे, वी का आएगा डब्लू, आई का आएगा जे, एंड एल का आएगा एम। तो ऐसे बनेगा इसका कोड।
तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट। इतने टॉपिक से आपको तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको दिमाग में रखना है कि हम मज़े से पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे और एग्जाम में आपको 20 आउट ऑफ 20 टारगेट करना है इस वाले पोर्शन में से, ठीक है। तो बाकी पोर्शन में फिर आप जितना मेहनत करोगे, देखो आपका जीएस जो पोर्शन है उसमें आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस है, वाइड सिलेबस है। तो उसमें आप कितनी भी मेहनत करो तब भी आपको एक डाउट रहेगा कि पता नहीं क्या पूछेगा वहाँ पे सर, तो पता नहीं मैं आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर इसमें आप उसके मतलब कंपैरिजन में सिर्फ हाफ मेहनत भी करोगे, आधी मेहनत करोगे, तो आप श्योर होके एग्जाम में जाओगे कि मुझे 20 में से 20 मिलेंगे ज़रूर। और अगर एक क्वेश्चन वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टफ भी आया तो उसके बावजूद आप 19 तो डेफिनेटली कर लोगे। तो ये जो रीजनिंग का पोर्शन है आप अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, दिमाग के जो पहिए हैं उनको घुमाना स्टार्ट कर दो। तो हम आज से ये रीजनिंग वाला पोर्शन करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो कर ले। आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको हर एक लेवल पे लेके जाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि एनालॉगी होता क्या है। तो एनालॉगी का मतलब ही है कंपैरिजन, ठीक है। जैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो इसमें हम क्या लेते हैं, दो चीज़ें जो ऐसे रिलेवेंट तो नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा था लाइफ इज़ ए रेस, ठीक है। तो वो हम आपस में कंपेयर करते हैं, उससे क्या पता चलेगा आपको। आप ऐसे रखोगे सामने, एक तरफ से लाइफ है और दूसरी तरफ से आपकी रेस है। तो मतलब लाइफ और रेस एक ही चीज़ है। इसका क्या मतलब हुआ कंपैरिजन करके। लाइफ रेस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो जितना तेज भागता है, जो जितनी मेहनत करता है, वही आगे जीतता है। वो कछुए वाली रेस नहीं है फिर खरगोश सो जाता है आगे, वो वाली वो एक्सेप्शनल रेस है। हम जनरल रेस की बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट जितनी मेहनत करके जाएगा रेस के लिए, प्रैक्टिस करके जाएगा, और जो वहाँ पे उतनी तेज दौड़ेगा वही आगे जीतेगा। तो वही असूल है ज़िंदगी का भी। ज़िंदगी में जो जितनी मेहनत करता है, और ये बिल्कुल सच है, ज़िंदगी में जो जितनी मेहनत करता है वो उतना आगे जाता है। ये बिल्कुल 100% सच है। आप अभी जैसे पढ़ रहे हो, आपका अभी स्टार्ट ही हुआ है ज़िंदगी की तरफ, मतलब अपने करियर की तरफ जाना। 12th के बाद ही आप अभी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये आपकी अच्छी उम्र है, अगर आप इन सब चीज़ों को आज सीखोगे ना तो आगे आपको बहुत ज़्यादा ये सब काम आएगा। तो ज़िंदगी में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी कंपटीशन वगैरह वो तो है ही, और वो होता रहेगा, और आगे जितना जाओगे उतना कंपटीशन बढ़ता रहेगा। लेकिन जो लोग क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम्स, वो भी तो आप में से ही है। वो थोड़ी किसी और प्लेनेट से आते हैं, वो थोड़ी मार्स से और अंतरिक्ष में से आते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों में से ही है, वो भी आप ही के भाई बहन होते हैं, और वही वहाँ पे compete करते हैं, वही क्वालिफाई भी करते हैं। सीटें जितनी भी हो, पोस्टें जितनी भी हो, उससे आपको क्या लेना है। क्योंकि आप में से ही इनको कैंडिडेट्स चाहिए, इनको कहीं और से तो कैंडिडेट्स नहीं चाहिए ना, इनको आप में से ही चाहिए। तो आप मेहनत करो और अपने आप पे एक भरोसा रखो कि मुझे मेहनत करनी है, उसके बाद एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालॉगी होता क्या है। देखो एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। एक बंदर है हमारा, ये क्या, इसके सामने है केला। तो दूसरी फिगर में है एक चूहा और इसके सामने है कुछ भी नहीं। तो आपको बोलना है कि बताओ आगे इसमें क्या आएगा। पहले मैं आपको आगे का पूरा दिखाता हूँ। तो अब कुछ महान व्यक्ति क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। वो बोलेंगे बंदर है और वो चल रहा था, सामने केला आया और वो उस पर फिसल गया। और आगे फिर क्या है, ये माउस ट्रैप लगा हुआ है, चूहा आया और वो इस पे गिर गया और वो फंस गया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। तो सोचना कैसे है, बंदर खाता है केला, देखो हमने इसको ये छिलका भी इसका उतार के दिया है, अब तो आसान से वो खा सकता है। तो चूहा क्या खाता है फिर, चूहा खाता है चीज़, ये है चीज़ यहाँ पे। तो ये चीज़ आएगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ तो आपने ऑब्जर्व किया ही नहीं, ये बिल्ली आपको कितने प्यार से देख रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ऐसे आप मज़े से पढ़ोगे ना इसको, उतना आप अच्छे से इसको कर पाओगे। गेन पूरा दिमाग में आपको सेट हो जाएगा एक बार में ही, पूरी ज़िंदगी के लिए। तो आगे देखते हैं क्या है हमारा। ये मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एनालॉगी की, उसके बाद हम सीधा चलेंगे आपके क्वेश्चंस पे, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोज़े है, गरम गरम मोज़े। आप, ठंड होती है आज बहुत ज़्यादा, तो मोज़े तो पहन नहीं पड़ते हैं। तो मोज़े कहाँ पहनते हैं हम, पाँव में तो ज़रूर पहनते हैं, क्योंकि हाथ में तो पहन नहीं सकते। तो ये है पाँव यहाँ पे। तो मोज़े अगर हम पाँव में पहनते हैं, तो फिर ये क्या है हमारे ग्लोव्स। ग्लोव्स कहाँ पहनते हैं हम, हाथ में पहनते हैं, ठीक है।
तो यही है एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वहाँ पे मोजे वोजे तो नहीं आएंगे, देखो आपको क्या आएगा वहाँ पे, वो हम करते हैं अब स्टार्ट। अब आपकी जो कलरफुल अभी तक चल रही थी ये जो पूरी सीरीज, अभी तक जो आगे स्लाइड्स आपने देखी, अब वो कलर यहाँ से ख़त्म होगा। अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पेपर जो आता है वो ऐसी ब्लैक एंड वाइट आता है। तो आदत रखो इसी ब्लैक एंड वाइट पेपर की, ज़्यादा कलरफुल होने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हो। बस एक बार आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसमें से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसमें फॉर्मेट देखते हैं पहले क्वेश्चंस का क्या आता है। फॉर्मेट होता है यहाँ पे, ए अगर बी के साथ कोई रिश्ता रखता है, लिंक है, फिर ऐसे ये दो चार डॉट्स दिए होते हैं, तो बताओ सी और डी का क्या रिश्ता होगा। यहाँ बताओ सी का किसके साथ रिश्ता होगा। तो ये जो चार डॉट्स है बीच में, ये इन दो रिश्तों को अलग करती है। मतलब ये एक दीवार होती है, अंबुजा सीमेंट वाली दीवार, ठीक है, ये टूटती नहीं है। तो आपको देखना क्या होता है, ए और बी का रिश्ता। ए और बी का आपस में रिश्ता है, इनको सी और इस अगले बंदे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार है। तो सी और अगले बंदे का फिर वही रिश्ता बताना है। सपोज अगर बी है, ए का बेटा है, तो कोई यहाँ पे डी होगा, वो सी का बेटा होगा। फिर जो रिश्ता यहाँ पे होता है वही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन। पहले टाइम देखते हैं, जल्दी जल्दी से हम करेंगे। पहला लेक्चर है आपका, इसमें आपको मैंने इंट्रो वगैरह सब कुछ दे दिया, तो थोड़ा सा लंबा लगेगा। अगले लेक्चर्स आपके जो भी आएंगे वो 20 मिनट्स के ही होंगे, 20 मिनट्स से मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा लेने की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले आर टी है दो, क्यू यू है दो लेटर्स, ठीक है। इनके बीच में ये जो अंबुजा सीमेंट की दीवार है, तो हमें बोलना है फिर वी एक्स का किस से इनमें से रिश्ता होगा। देखो पहले रिश्ता क्या है वही आपको फाइंड आउट करना होता है। रिश्ता क्या है, एक बार आपको समझ आ गया कि रिश्ता क्या है आपस में, तो आप इजीली फिर किसी का भी वो रिश्ता बना सकते हो। देखो पहला आर है और पहला ही देखना है हमें इसमें, दूसरा है और दूसरा ही देखना है। पहले का पहले के साथ होगा, दूसरे का दूसरे के साथ होगा। आर और क्यू, आपको पता है क्यू आता है आर से पहले ही, एस टी यू पी क्यू आर एस, तो क्यू के बाद ही आता है आर। तो मतलब आर से एक नीचे गया है, ठीक है। आर से -1 गया तो क्यू बना। उसके बाद टी से कहाँ पहुंचा, यू। तो आपको पता है टी के बाद ही आता है यू, एस टी यू। तो टी के बाद यू आया, मतलब ये टी को एक ऐड किया है इसने, तब ही ये पहुंचा कहाँ, यू पे। तो पहले वाले में इसने एक माइनस किया है और अगली वाले में इसने प्लस किया है। तो जो रिश्ता यहाँ पे होता है, मैंने आपको कहा वही रिश्ता यहाँ पे भी होता है। तो अब वी एक्स है हमारे पास, तो पहले वाले में एक माइनस करेंगे और दूसरे वाले में एक प्लस करेंगे। तो वी के बाद, वी से पहले क्या आता है, एक यू, यू वी टी यू वी, तो मतलब यू आएगा। और एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स में ऐड करना है एक, एक्स के बाद आता है वाई, एक्स वाई जेड, तो यू और वाई। तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन तो है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो वो ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। ऐसे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। अब क्या होता है, कभी लेटर्स पे बेस्ड होता है, कभी वर्ड्स पे बेस्ड होता है, कभी नंबर्स पे बेस्ड होता है, जो भी वो पूछना चाहे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें वो आपकी नॉलेज भी चेक करेगा और आपकी रीजनिंग की एबिलिटी भी चेक करेगा। पहले होता है छग लिखा हुआ है, उसके बाद ट्रेन लिखा हुआ है, बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार है, उसके बाद बैंग लिखा है, फिर कुछ नहीं लिखा है। तो आपको इन दो का रिश्ता देखना है आपस में। पहले ये स्टेप नंबर 1 होता है, उसके बाद होता है फिर इसका रिश्ता देखना है किसके साथ बनेगा। तो छग और ट्रेन में क्या क्या है आपस में रिलेशनशिप। तो आपको पता है जो ट्रेन भागती है ना जब भी, तो वो जो आवाज़ निकालती है उसको हम छग कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारी ट्रेन जो दौड़ती है, जो भी वो आवाज़ निकालती है, उसको हम छग कहते हैं, ठीक है। तो ये छग क्या है, फिर ट्रेन की आवाज़ है। तो ये साउंड है यहाँ पे। इसके लिए मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस आवाज़ को छग कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी नॉलेज भी चेक करेगा और उसके बाद आपकी एबिलिटी भी चेक करेगा कि क्या इस बंदे को समझ आ रहा है कि ये आवाज़ ट्रेन की है यहाँ पे। तो आगे ये बैंग है, ये किसकी आवाज़ बनेगी। तो मतलब ये आपको समझ तो आ गया कि छग है आवाज़ और ट्रेन है जिसकी आवाज़ें होती है। तो इसका मतलब बैंग भी है कोई आवाज़। और किसकी आवाज़ बैंग होती है, तो बैंग होती है डोर की आवाज़। जब भी हम दरवाज़ा बंद करते हैं, तो जब वो दरवाजे की आवाज़ आती है, जब दरवाज़ा बजता है अगले साइड, जब हम वो बंद करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बैंग। तो बैंग किसकी आवाज़ हो गई, फिर डोर की आवाज़।
तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, पहले रिश्ता फाइंड आउट करोगे, फिर देखोगे कि ये यहाँ पे किसका रिश्ता है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका क्या आता है इसमें, जैसा कि हमने पहले किया था उसमें दो दो हमारे लेटर्स थे, अब ये वही सवाल है, इसमें चार चार लेटर्स है। तो अगर आप इतने जीनियस हो कि दो का आपको रिश्ता करना आता है, तो आप चार का, 10 का, जितने भी देगा उसका इजीली कर सकते हो। तो बिना डरे आप इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, देखिए क्या रिश्ता है यहाँ पे। एक चीज़ आप याद रखोगे, एक आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला दूंगा, छोटी सी फॉर्मूला है, तो वो आप हमेशा के लिए याद रखोगे, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। और जितना आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। आप एक लफ्ज़ याद रखोगे उसका, EJOTY, तो आप याद रखोगे इजोटी। आज से आप हमेशा के लिए इजोटी याद रखोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कुछ लेटर्स है इंग्लिश में, इनकी मैं आपको पोजीशंस बताता हूँ। ई आता है इंग्लिश में 5th नंबर पे, ठीक है। और 10 आता है 10th, जे आता है 10th पोजीशन पे। जैसे ई आता है ABCDE, तो 5th इसकी पोजीशन है। ऐसी 10 की, जे की है 10th पोजीशन, ओ की आएगी फिर 15th पोजीशन, और टी की आएगी 20th पोजीशन, और वाई की आएगी 25th पोजीशन। देखो एक बार आपने ये याद रख लिया, फिर जितने भी आपके लेटर्स आएंगे वो इन्हीं के आसपास आएंगे। अगर ई के आसपास कोई होगा, सपोज डी आएगा, तो आप बोलोगे डी तो ई से पहले आता है, मतलब D4 होगा। जितने भी आई अगर आएगा तो आप बोलोगे वो तो जे से पहले आता है, मतलब 9 है आई। एम अगर आएगा, MNO, तो ओ से दो पहले आएगा, मतलब वो आएगा 13 पे। तो ऐसे आप पोजीशंस इजीली फिर बता सकते हो बिना आप कैलकुलेट किए, वरना आपको करना पड़ेगा ABCDEFGHIJK, तो ऐसे फिर कैलकुलेट करोगे उंगलियों पे, तब तक आपका एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो सब आपको नहीं करना है। तो इजोटी आप आराम से याद रखोगे, अच्छे से सेट करोगे इसको दिमाग में, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे काम आएगा, हर एक पोर्शन में, सिर्फ रीजनिंग पोर्शन में नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, अंबुजा की दीवार बनाई, उसके बाद हम देखते हैं इन दो में आपस में रिलेशन क्या है। तो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ऐसे ही देखेंगे तीसरे का और चौथे का। तो एच से ये एम पे गया है, एच से गया है एम पे, एच से एम पे जाने के लिए कितने इसको स्टेप्स लेने पड़े, एच के बाद देखो IJKL और M, 1 2 3 4 5, तो 5 कदम इसने उठाए हैं, मतलब +5 किया है एच को, ठीक है। उसके बाद जे से ये पहुंचा है ओ पे, तो मैंने आपको कहा इजोटी आप याद रखोगे, तो इजोटी में क्या आता है EJO, तो जे की अगर 10th है, ओ की कितने है 15th है, तो मतलब फिर से इसने 5 कदम लिए हैं। ऐसे ही आप देखोगे आई और एन, देखो आई आता है जे से पहले, मतलब उसकी 9 होगी, और एन होता है ओ से पहले, तो उसकी होगी 14, तो फिर से 5 कदम लिए। तो मतलब रूल आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे 5 कदम लेता है। अब लास्ट वाले की देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया कि 5 स्टेप से आगे लेता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे 5 स्टेप्स अहेड हमें जाना है। तो अब वही यहाँ पे भी रिश्ता होगा, जो लेफ्ट साइड में रिश्ता होता है वही राइट साइड में भी होता है। पी के बाद आपको 5 कदम आगे जाना है, तो पी से जाते हैं QRSTU, तो यू आएगा। ऐसे ही आर के बाद जाना है, क्योंकि यू तो हर एक ऑप्शन में है यहाँ पे। आर के बाद जाते हैं हम STUVW, तो डब्ल्यू आएगा। तो अब डब्ल्यू तो सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो यही वाला ऑप्शन राइट होगा। अगर हम आगे चेक भी करें तो क्यू के बाद हमें और भी 5 कदम जाना है, तो क्यू के बाद क्या आता है RSTUV, तो वी आएगा 5वें नंबर पे, तो वी भी है। उसके बाद एस है TUVWX, तो एक्स 5 कदम हम गए, तो यही हमारा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और ये पहला लेक्चर था, तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आपको क्या क्या चाहिए इस लेक्चर में, किस टाइप का लेक्चर होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन बोलते कि सर क्वेश्चन ज़्यादा कराइए, सर कुछ बोलते कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ाइए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे कमेंट्स में हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।